हेलो दोस्तों, सेक्शन उठ में आपका स्वागत है। आज है 5 जुलाई और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 5 जुलाई थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जैसा कि इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, इसका पीडीएफ जो आप प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि रौफ एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है। तो रौफ जो है एक जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी प्रमुख फैक्टों को देखें तो रौफ एक नृत्य है जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। वह देखें तो रौफ जो नृत्य है मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वह देखें तो इसकी जो उत्पत्ति है वह जम्मू कश्मीर के मुस्लिम समुदायों से हुई है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख अन्य नृत्यों को देखें तो रौफ, हिमात, मंदजस, कुद डांडी नाच, दमाली, डमहल, ये सभी जो प्रमुख नृत्य हैं जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्यों को देखें तो किन्नौरी, ठोडा, झोरा, झाली, छाड़ी, धामन, छपेली, महासू, डांगी, चंबा, थाली, छिंदा, डफ और छड़ी नृत्य, ये सभी जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट देखें तो उत्तराखंड के तो चमोली, गढ़वाली, कुमौनी, कजरी, झोरा और रासलीला, ये सभी जो कि उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट पंजाब देखें तो भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमन, भाड़ और नकल, ये सभी जो कि पंजाब के प्रमुख नृत्यों में से एक है। एवं देखा जाए तो पीछे के शिफ्टों में जो है भांगड़ा एवं गिद्दा जो कि आपको पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट हरियाणा के प्रमुख नृत्य को देखें तो झूमर, फांग नृत्य, डैंफ, धमाल, लूर, गुग्गा, गोर और गागोर, ये सभी जो कि हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश कौन है। तो दिल्ली सल्तनत पर जो शासन करने वाला पहला जो वंश है वह गुलाम वंश है, तो गुलाम इसका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो गुलाम को जो है ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, तो यह भी ध्यान में रखेगा। तो इन दोनों नामों में सब देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिया गया था, ममलुक या गुलाम वंश। नेक्स्ट देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। और वहीं देखें तो इनको जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्हें लाख बख्श के यानी कि लाखों के दाता के उपाधि से भी संबोधित किया गया था, यानी कि जाने जाते हैं। नेक्स्ट इनकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौहान खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण हो जाती है। चौहान यानी कि पोलो खेलते हुए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट देखें तो दिल्ली में देखा जाए तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखें तो इल्तुतमिश जिनको गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यानी कि गुलाम वंश का यदि वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो ये इल्तुतमिश है। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन करने वाले जो पहला जो अफगान शासक है वह लोदी वंश है। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले कुल पाँच राजवंश हैं, तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि पहले देखा जाए ममलुक या गुलाम वंश जो कि 1206 से लेकर 1290 तक चली थी। दूसरा खिलजी वंश जो कि 1290 से लेकर 1320, तुगलक वंश जो कि 1320 से लेकर 1414, सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर 1451 और लास्ट जो थे
अफ़गानी लोदी वंश, जो कि अफ़गान थे, इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ये जो चले थे 1451 से लेकर 1526 तक शासन किए थे दिल्ली सल्तनत पर। 1526 के बाद जो है बाबर जो कि गुलाम वंश की नींव रखते हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो भारत के सभी राज्यों में देखें तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा का है। तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो हरियाणा जो है भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, जहाँ पर देखा जाए तो प्रति 1000 पुरुष पर 877 महिलाओं को दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखें तो पांडुचेरी एवं केरल, जो कि सबसे अधिक देखा जाए तो लिंगानुपात वाला राज्य है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो क्या बनता है? तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो पेंटा एसीटेट बनता है। तो पेंटा एसीटेट इसका करेक्ट आंसर होगा। इनकी ग्लूकोज जब एंटी एनहाइड्राइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो पेंटा एसीटेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लंगर किचन किस धर्म से संबंधित है? तो लंगर जो किचन है यह सिख धर्म से संबंधित है। तो सिख धर्म इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो लंगर की जो व्यवस्था है सूफी दरगाहों से सिखों के द्वारा मुफ्त लंगर व्यवस्था की अवधारणा को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखें तो लंगर प्रथा यह संस्था जो है सबसे पहले सूफी संप्रदाय के जो संत थे बाबा फरीद इन्हीं के द्वारा जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखें तो जो सिखों के जो दूसरे गुरु हुए थे इनके द्वारा जो है लंगर व्यवस्था शुरू किया गया था, एवं उसके बाद जो है लंगर व्यवस्था को नियमित जो है सिखों के तीसरे गुरु अमरदास के द्वारा कर दिया गया था, लंगर एवं पंगत व्यवस्था। वहीं देखें तो लंगर जो प्रथा है जो कि तैयारी, सेवा एवं स्वच्छ सफाई से संबंधित है, और यह जो है प्रत्येक गुरुद्वारे एवं सिख पूजा स्थलों के में जो है करवाया जाता है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा इन सब फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट पासपोर्ट प्रणाली जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह जो व्यवस्था ली गई थी वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। तो ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो चुनाव प्रणाली है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। यह जो है चुनाव प्रणाली का तात्पर्य जो है उस प्रणाली से है जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति विजय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धय्या रामैया हैं। तो सिद्धय्या रामैया इसका करेक्ट आंसर होता। जैसे कि दोस्तों आपको पीछे के शिफ्टों में जो है आपको इसको कवर करवा दिया था। आज देखिए आज के सेशन में जो है पूछा जा चुका है। तो आप जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है तो जितने भी राज्य हैं उन सभी के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को कवर करके जरूर जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखें तो कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वह थावरचंद गहलोत हैं। तो इनके बारे में जो है 2 शिफ्टों में जो है पूछा जा चुका है राज्यपाल के बारे में, कर्नाटक के राज्यपाल के बारे में। तो इसलिए इन सभी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख फैक्टों को देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व था वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वही देखें तो प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 10 की वृद्धि जो था 17.72% था। नेक्स्ट देखें तो बिहार की प्रति वर्ग किलोमीटर देखा जाए आबादी तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था बिहार। नेक्स्ट इसके बाद जो कि पश्चिम बंगाल था, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 1028 था प्रति वर्ग किलोमीटर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 था, मात्र 17, जो कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। नेक्स्ट देखें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो कि बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला
केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो अंडमान निकोबार है। सबसे उच्च जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संगीता शंकर कौन वाद्य यंत्र से संबंधित है? इनकी कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह जो है वायलिन से संबंधित है। तो वायलिन इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो संगीता शंकर जो कि एक प्रसिद्ध शास्त्रीय वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट अनुष्का शंकर जो कि ये जो है ब्रिटिश भारतीय सितार वादक हैं एवं संगीतकार भी हैं। तो ये इन दोनों को जरूर ध्यान में रखेगा। ये जो है अनुष्का शंकर है, जबकि ये जो है संगीता शंकर है। एक जो कि वायलिन से संबंधित है और दूसरा सितार वादक है। तो इन सभी को ध्यान में रखेगा, इन दोनों को। नेक्स्ट देखें तो प्रसिद्ध वायलिन वादक में तो लाल गुडी जयराम और बीजी गोज, एस चंद्रशेखरन, एन.आर. मुरलीधरन और एम.एस. गोपाल कृष्णन, ये सभी जो कि वायलिन के प्रसिद्ध वादक हैं। नेक्स्ट प्रसिद्ध बांसुरी वादक देखें तो टी.आर. महालिंगम, हरिप्रसाद चौरसिया, एन. रमनी और पन्नालाल घोष, ये सभी जो कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट प्रसिद्ध शहनाई वादक में देखें तो दया शंकर, बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैनी, ये सभी जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। मैंने ऑलरेडी जो है पीछे के शिफ्टों में जो है आपको जितने भी प्रसिद्ध वादक थे वो आपको कवर करवा दिया था। देखिए आज के शिफ्ट में जो है यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसलिए जो है जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाता है आप उसे जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ के रीड करके जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी प्रपथ में विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रपथ में विद्युत धारा के मान ज्ञात करने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर इसका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो गैल्वेनोमीटर जो है एक ऐसी उपकरण है जो कि विद्युत प्रपथ के बहुत छोटी सी विद्युत धाराओं का भी माप कर सकता है। इनकी सबसे छोटी से छोटी धाराओं का माप ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। जबकि वैसे देखा जाए तो धारा की माप करने के लिए जो है एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा और कौन सी मंत्रालय है? तो गृह मंत्री देखें अमित शाह, जिनके पास जो है गृह मंत्री के अलावा इनके पास मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है, यानी कि सहकारिता मंत्रालय, जो कि अमित शाह के अंतर्गत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभारंभ किया था? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का जो शुभारंभ था वह उज्ज्वला था। उज्ज्वला इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टर को देखें तो उज्ज्वला जो कि एक गौरैया का अनावरण खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आधिकारिक शुभारंभ के रूप में किया गया था। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन है वह 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2023 में जो है नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया था। इसमें जो है प्रथम जो किया गया था इसी में जो है हरियाणा के द्वारा प्रथम स्थान पर रहा था। हरियाणा के द्वारा 40 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 26 कांस्य पदक जो है प्राप्त किए गए थे। कुल जो है 105 पदक जो कि हरियाणा के द्वारा जीता गया था, जो कि पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। नेक्स्ट देखें तो 2023 का जो आयोजन हुआ था वह 10 से लेकर 17 दिसंबर नई दिल्ली में किया गया था। तो इन प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति राज्यपालों एवं राज्य प्रमुखों को संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी कि जितने भी राज्य प्रमुख के पद पर बैठे हैं उनको किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इनको जो संरक्षण प्रदान है प्राप्त है वह अनुच्छेद 361 के तहत प्राप्त है। तो अनुच्छेद 361 इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी प्रमुख फैक्टों में देखो तो भारतीय संविधान के भाग 19 में जो है अनुच्छेद 361 के तहत जो है भारत में अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपालों एवं राज्य के प्रमुखों को जो है पद के दौरान अदालती कार्रवाई के लिए विशेष संरक्षण इन सभी को जो है प्रदान किया गया है। तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एयरबेज का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो एयरबेज का राष्ट्रीयकरण जो है 1953 में हुआ था। तो 1953 इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कबड्डी में जब रेडर जो है अपने विरोधियों को छू कर आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेड कहते हैं। तो रेड इसका करेक्ट आंसर होता।
इनकी जब कोई भी प्रतिद्वंदी जब किसी दूसरे को छूकर वापस आता है तो उसे रेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? तो जिम्नास्टिक खिलाड़ी जो कि दीपा कर्माकर हैं, इनके द्वारा 2016 में जो है ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग लिया गया था। तो 2016 इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो दीपा कर्माकर जो कि वर्ष 2016 में जो है इनको द्वारा ओलंपिक में भाग लिया गया था। दीपा कर्माकर जो कि एक भारतीय जिम्नास्टिक हैं, जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक हैं। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया है तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।